बच्चों नमस्कार। आएंगे बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक खोलिए। पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। बोर्ड पे लिखा है मैंने, देखेंगे आप। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट बच्चों हम पढ़ रहे थे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो पहला वाला पेशेज आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था, ठीक है बच्चों। दूसरा वाला पेशेज मैंने आपको यूं तो मोटा मोटा समझा ही दिया था, एक बार बोल रहा हूं, दोबारा सुनना आप लोग। डिसिप्लिन टीचेस अस, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, अनुशासन हमको सिखाता है क्या? सेल्फ कंट्रोल आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेस्ट्रेन आत्म संयम, एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉज और कानून के प्रति सम्मान की भावना। अनुशासन हमको आत्मनियंत्रण, आत्म संयम और कानून के प्रति सम्मान की भावना सिखाता है। इट प्रोड्यूसेज, ये उत्पन्न करता है, इट प्रोड्यूसेज ये उत्पन्न करता है ए सेंस ऑफ ड्यूटी, माने कर्तव्य के प्रति निष्ठा का भाव। ये कर्तव्य की भावना, सेंस यानी भावना होता है बच्चों, तो यह कर्तव्य की भावना को उत्पन्न करता है, ये कर्तव्य भाव को उत्पन्न करता है। देयर इज डिसिप्लिन इन हेवनली बॉडीज, अनुशासन है कहाँ? देयर इज डिसिप्लिन इन हेवनली बॉडीज, यानी खगोलीय पिंडों में, आकाशीय पिंडों में अनुशासन है। आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? द सन इज ए हेवनली बॉडी। सूर्य भी तो एक खगोलीय पिंड है, ये अपने समय से उदित होता है और अपने समय से अस्त होता है। देखिए बच्चों, आप जानते हैं एक निश्चित क्रम के अंदर ऋतुएं आती है। सर्दी की जब ऋतु होती है तो सर्दी आती है, गर्मी के समय गर्मी होती है, उसी प्रकार से जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश होती है। तो ये कहना चाहते हैं हम कि नेचर मेंटेन्स इट्स ऑन डिसिप्लिन, प्रकृति अपना स्वयं का जो अनुशासन है उसे बनाकर रखती है, उसे कायम रखती है। देयर इज डिसिप्लिन इन हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंडों में, स्टार्स माने सितारों में, एंड प्लैनेट्स माने ग्रहों में। आप जानते हैं बच्चों ग्रह कितने होते हैं? यू नो, मरकरी, जुपिटर, वीनस, द अर्थ, है ना, और उसी प्रकार से दूसरे वाले, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो ग्रह होते हैं बच्चों, इनमें पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहते हैं। द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट, पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसके नाम से पहले आपको द लगाना चाहिए। बाकी जितने भी ग्रह हैं उनके नामों से पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा, बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ जुपिटर जो है बच्चों, इसके पहले मैंने द नहीं बोला क्योंकि द नहीं लगता। अर्थ यानी पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पहले सदैव द का प्रयोग होता है, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी है जब नहीं होता है। जैसे बच्चों वो क्या है? ऑन अर्थ बोलना चाहिए। क्या बोला मैंने? ऑन अर्थ। ये बच्चों सही है। और ऑन द अर्थ ये गलत है। पहली बात तो बच्चों ये ध्यान रखो। दूसरी बात, ये जो ई है बच्चों अर्थ का, ये कैपिटल में भी आता है और स्मॉल लेटर में भी आता है। इट कैन बी रिटन बोथ इन कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। इसको कैपिटल तथा स्मॉल लेटर्स दोनों में लिखा जा सकता है। वैसे तो आप जानते हो कि पृथ्वी एक ग्रह का नाम है, इसलिए ई को कायदे से आना तो कैपिटल में ही चाहिए, लेकिन ये दोनों रूपों में देखा जा सकता है, ठीक है। देयर इज डिसिप्लिन इन हेवनली बॉडीज। अब बच्चों इतना ही कहना काफी है कि आकाशीय पिंडों में अनुशासन होता है। तो तारे कौन से अलग हैं और प्लैनेट्स कौन से अलग हैं? ये भी तो आकाशीय पिंड ही हैं। तो इतना ही कहना काफी होगा कि देयर इज डिसिप्लिन इन हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंडों में अनुशासन होता है। द ऑर्डर्ड ग्रोथ एंड डीके, ऑर्डर्ड का मतलब बच्चों क्रमबद्ध, ग्रोथ माने होता है अभिवृद्धि, क्रमबद्ध अभिवृद्धि या क्रमबद्ध उत्पत्ति। एंड डीके का मतलब होता है बच्चों विनाश, क्रमबद्ध उत्पत्ति तथा विनाश, क्रमबद्ध अभिवृद्धि तथा विनाश माने डेथ। शो, ये दोनों मिलकर दर्शाते हैं
क्रमबद्ध उत्पत्ति तथा विनाश दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? दैट की देयर इज डिसिप्लिन एवरीवेयर इन नेचर, की प्रकृति में हर जगह अनुशासन है, प्रकृति में हर जगह कायदा है। ठीक है बच्चों, प्रकृति में हर जगह एक अनुशासन है। देखो, द ऑर्डर्ड ग्रोथ एंड डीके, यहां मुद्दे की बात ये भी समझो बच्चों, ग्रोथ एंड डीके दो हैं कर्ता। जब आप दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड की सहायता से जोड़ते हैं तो बच्चों वो कर्ता एक वचन नहीं अपितु बहुवचन बन जाता है। व्हेन यू कनेक्ट टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ एंड और अदर कंजंक्शन, एंड या किसी अन्य कंजंक्शन की सहायता से जब आप दो कर्ताओं को जोड़ते हैं तो क्या होता है? दैट बिकम्स प्लूरल, वो प्लूरल बन जाता है। और उसके लिए बच्चों प्लूरल वर्ब आती है, इसलिए शो आ रहा, शोज नहीं आ रहा है। अगर बच्चों एक वचन माना जाता तो ऐसे जो डब्ल्यू में क्या जोड़ा जाता? एस जोड़ा जाता, क्योंकि आप जानते हो बच्चों कि सिंगुलर वर्ब तो वह होती है जो अपने अंत में हर हाल में एस लेकर आती है। तो क्या बोला मैंने? द ग्रोथ एंड डीके माने डेथ, यानी अभिवृद्धि और विनाश अर्थात मृत्यु, शो दर्शाते हैं दैट देयर इज डिसिप्लिन एवरीवेयर इन नेचर, कि नेचर में, कि प्रकृति में, कि कुदरत में हर जगह एक कायदा है, हर जगह एक अनुशासन है। आइए देखें, द स्कूल एंड कॉलेजेस कैन नॉट रन विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट यानी के बिना। आप जानते हैं बच्चों, विद्यालय तथा महाविद्यालय अनुशासन के बिना नहीं चल सकते हैं। विद्यालय तथा महाविद्यालय अनुशासन के बिना नहीं चल सकते हैं। डिसिप्लिन मैक्स, डिसिप्लिन एक वचन है इसलिए बच्चों में एक में एस जोड़ा गया है। डिसिप्लिन मैक्स अस सिविलाइज्ड, डिसिप्लिन हमको बनाता है सभ्य। डिसिप्लिन हमको क्या है? सभ्य बनाता है। यानी एक इंसान और जानवर में जो फर्क है, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जो इंसान और जानवर को अलग करती है, वो है डिसिप्लिन। ये अनुशासन जो है बच्चों, ये हमको सभ्य बनाता है। और सभ्यता ही तो वह चीज है जो हम में है तथा जानवरों में नहीं है। ओके, तो देखेंगे आप, डिसिप्लिन मैक्स अस। अगर बच्चों आपको दे दिया जाए डिसिप्लिन मैक्स वी, तो वी को काट के एस करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब के बाद जब भी कोई पर्सनल प्रोनाउन आता है तो बच्चों उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे आई की जगह मी हो जाएगा, लेकिन यू की जगह तो यू ही रहेगा, और वी की जगह एस हो जाएगा, दे की जगह देम हो जाएगा, इट की जगह तो इट ही रहेगा, लेकिन बच्चों शी की जगह हर हो जाएगा और ही की जगह हिम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, डिसिप्लिन मेक्स अस सिविलाइज्ड, डिसिप्लिन हमको सभ्य बनाता है। वी लर्न, हम सीखते हैं। टू रेस्पेक्ट, आदर करना। अब बच्चों यहाँ एक कायदे की बात है, इसको दिमाग में अच्छे से बिठा लें। लर्न एक वर्ब है और रेस्पेक्ट दूसरी वर्ब है। जब किसी सेंटेंस में एक साथ दो वर्ब्स का प्रयोग होता है तो साधारणतः उनके बीच में टू जरूर आता है, और जिस क्रिया के पहले टू आता है उसको इन्फिनेटिव कहते हैं तथा उसका अनुवाद करने पर उसके अंत में ना बोलना चाहिए। कैसे? जैसे मैं कह रहा हूं, वी लर्न टू रिस्पेक्ट, यानी हम सीखते हैं सम्मान करना। ना बोल दिया मैंने, हम सम्मान करना सीखते हैं। द व्यूज एंड राइट्स ऑफ अदर्स, हम दूसरे लोगों के दृष्टिकोण तथा उनके अधिकारों का सम्मान करना सीखते हैं। हम दूसरे लोगों के नजरिए तथा उनके हकों की इज्जत करना सीखते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एंड से जोड़ दिया बच्चों, इधर गेम्स आ गया उधर स्पोर्ट्स आ गया। वैसे तो आप जानते हो गेम्स खुद ही अपने आप में एक बहुवचन है, लेकिन अगर आपने गेम्स एंड स्पोर्ट्स को फिर एंड से जोड़ दिया तो फिर तो और बहुवचन हो गया। इसलिए बच्चों आगे क्या आ रहा है? आगे आ रहा है बच्चों मैक्स नहीं आ रहा है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स यानी खेल और मनोरंजन बनाते हैं। द प्लेयर्स डिसिप्लिन्ड, खेल तथा मनोरंजन खिलाड़ियों को अनुशासित बनाते हैं। खेल तथा मनोरंजन खिलाड़ियों को अनुशासित बनाते हैं। प्लेयर का मतलब बच्चों खिलाड़ी होता है। एक जानते हो सीडी प्लेयर, जिसमें कोई चीज प्ले की जाती है। प्ले का मतलब जानते हो आप? चलाना, किसी मशीन को चलाना जो होता है, चलाने वाला यंत्र, उसको प्लेयर कहते हैं। और प्लेयर बच्चों को होता है वन हु प्लेज। जैसे मैं आपको कहता हूं कि पंकज धीर प्लेड द पार्ट ऑफ कर्ण इन द महाभारत सीरियल। महाभारत धारावाहिक में पंकज धीर ने क्या किया? जो कर्ण है उसका पार्ट या उसका रोल या उसका जो किरदार है उसे प्ले किया। समझ में आ रहा? प्ले का मतलब निभाना, अदा करना। आइए भैया, डिसिप्लिन स्टैंड्स फॉर लॉ एंड ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टैंड फॉर को अंडरलाइन कर दो। अनुशासन क्या करता है?
अनुशासन लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों कानून और व्यवस्था की ओर संकेत करता है। ये शब्द देखो, स्टैंड फॉर। ठीक है बच्चों, आगे आया है देखो रेफर टू। यहां पर क्या होता है बच्चों कि या तो स्टैंड फॉर आएगा या रेफर टू आएगा, और दोनों का मतलब होता है इंडिकेट। इंडिकेट तो आप जानते हो बच्चों, मोटरसाइकिल पर इंडिकेटर लगा होता है। तो इंडिकेट यानी इंगित करना या संकेत करना। हिंदी में क्या बोला मैंने? इंगित करना या संकेत करना। ओके, यह चीज जो मुझे समझानी है वो यह है बच्चों की स्टैंड के साथ टू नहीं आता और रेफर के साथ फोर नहीं आता। रेफर टू होता है और स्टैंड फोर होता है। रेफर टू होता है और स्टैंड फोर होता है। तो देखें आप, डिसिप्लिन स्टैंड फॉर लॉ एंड ऑर्डर। डिसिप्लिन लॉ एंड ऑर्डर को बताता है, अर्थात कानून और व्यवस्था को बताता है। डिसिप्लिन क्या करता है बच्चों? कानून और व्यवस्था को बताता है। क्लियर है? कानून और व्यवस्था। तो ऑर्डर का मतलब बच्चों आपने आज तक आदेश पढ़ा। ऑर्डर का मतलब मैंने बताया थोड़ी देर पहले, क्रम। ऑर्डर माने क्रम भी होता है, ऑर्डर यानी आदेश भी होता है, और ऑर्डर यानी व्यवस्था भी होता है। व्यवस्थित कोई चीज होगी तो क्रमबद्ध होगी। क्लियर है? ओके, उसी तरीके से आप देखेंगे ए वेल डिसिप्लिन्ड पर्सन ऑलवेज डज हिज वर्क या ड्यूटी ऑनेस्टली। एक सुअनुशासित व्यक्ति सदैव अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक करता है। एक वेल डिसिप्लिन्ड यानी सुअनुशासित पर्सन यानी व्यक्ति ऑलवेज डज, वो सदैव करता है। ही ऑलवेज परफॉर्म्स, वो सदैव निष्पादित करता है हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, वह अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक करता है, निष्ठा से करता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके, आइए देखेंगे आप। अब ऑनेस्ट में एलवाई क्यों जोड़ा? एडवर्ब बनाने के लिए। ऑनेस्ट क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के अंत में जब एलवाई जोड़ दिया जाता है तो एडवर्ब बन जाता है, क्रिया विशेषण बन जाता है। यहां बच्चों ये जो ऑनेस्टली शब्द है ये डज को क्वालिफाई कर रहा है, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए बच्चों ये एडवर्ब है। नेक्स्ट, इफ देयर इज नो डिसिप्लिन इन सोसाइटी, अगर समाज में अनुशासन नहीं होगा, पीपल शेल डू, तो लोग करेंगे एज दे प्लीज। एज दे प्लीज को अंडरलाइन करो बच्चों, इसका मतलब होता है मनमर्जी, जो उनको अच्छा लगेगा वो करेंगे। अगर प्रकृति में अनुशासन नहीं होगा तो लोग मनमर्जी करेंगे। एंड दैट मे बी हार्मफुल, और ये हानिकारक हो सकता है। मे मॉडल का प्रयोग संभावना बताने के लिए किया जाता है, पॉसिबिलिटी, कॉमन पॉसिबिलिटी। एंड दैट मे बी हार्मफुल, और ये हानिकारक हो सकता है फॉर द सोसाइटी, और ये समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। हार्मफुल फॉर, हार्मफुल के बाद में फॉर लगाते हैं। और बच्चों ये भी समझो शेल क्यों आ रहा है। शेल बच्चों अवश्य के लिए आ रहा, आप जानते हो कि आई और वी के साथ तो आपको विल का शेल का प्रयोग करना चाहिए। आई और वी के साथ तो शेल का प्रयोग करना चाहिए। और अदर का मतलब जो बाकी जितने भी हैं उन सब के साथ आपको साधारणतः विल का प्रयोग करना चाहिए। परंतु बच्चों अगर वाक्य में जरूर का भाव है, मेरा मतलब अगर वाक्य में डिटर्मिनेशन का भाव है, मेरा मतलब अगर वाक्य में ऑर्डर का भाव है, मेरा मतलब अगर वाक्य में वार्निंग का भाव है, या प्रोमिज का भाव है, या थ्रेट माने धमकी का भाव है, तो बच्चों उल्टा हो जाएगा। अदर के साथ तो शेल आएगा और आई और वी के साथ विल आएगा। अदर का मतलब बाकी सब, अदर का मतलब होगा बच्चों बाकी सब। तो बच्चों पीपल के साथ तो विल आना चाहिए था, फिर शेल क्यों आया? ये निश्चित रूप से अगर इफ देयर इज नो डिसिप्लिन, अगर अनुशासन नहीं होगा तो पीपल शेल डू व्हाट दे प्लीज, तो ये निश्चित मान के चलिए ये बच्चों क्या थ्रेट है, ये वार्निंग है, एक प्रकार की चेतावनी है। इस चेतावनी में बताया गया है कि अगर अनुशासन नहीं होगा तो लोग अपनी मन मर्जी करेंगे, लोग उच्छृंखल हो जाएंगे। लोग कैसे हो जाएंगे? उच्छृंखल हो जाएंगे। एंड दैट मे बी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, और ये समाज के लिए हो सकता है हानिकारक। वेयर देयर इज नो डिसिप्लिन, जहां कोई अनुशासन नहीं है, देयर इज नो ऑर्डर या देयर इज डिसऑर्डर, जहां अनुशासन नहीं है वहां अव्यवस्था है। वेयर देयर इज होप, वेयर देयर इज लाइफ देयर इज होप, जहां जिंदगी है वहां उम्मीद है। ठीक है? वेयर देयर इज विश देयर इज ए वे, जहां चाह है वहां राह है। एंड वेयर देयर इज नो डिसिप्लिन, और जहां कोई अनुशासन नहीं है, देयर इज डिसऑर्डर, देयर इज डिसऑर्डर अर्थात वहां पर अव्यवस्था है। विदाउट ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, बिना व्यवस्था तथा अनुशासन के, देयर कैन बी नो पीस इन द सोसाइटी, समाज में शांति नहीं हो सकती है, समाज में शांति नहीं हो सकती। आया समझ में? जब तक समान सुख सुलभ नहीं होता है मानव को, चैन कहां धरणी पर तब तक शांति कहां इस भव को। इस संसार में तब तक शांति नहीं हो सकती जब तक क्या नहीं होगा?
जब तक ऑर्डर और डिसिप्लिन नहीं होगा, व्यवस्था और अनुशासन नहीं होगा। डिसिप्लिन कीप्स अस विद इन लिमिट्स, डिसिप्लिन हमें हमारी हदों में रखता है। ऐसा मैंने बताया था। टेक द करेक्ट अल्टरनेटिव, डिसिप्लिन टीचेज अस सेल्फ कंट्रोल, रेस्पेक्ट फॉर लॉस, सेल्फ रेस्ट्रेन, ऑल द अबव। ठीक है बच्चों। उसी तरीके से दूसरा डिसिप्लिन स्टैंड्स फॉर आएगा लॉ एंड ऑर्डर, आया इसमें। What shows that there is discipline everywhere in nature? पहला प्रश्न है बच्चों, कौन दर्शाता है इस बात को कि प्रकृति में हर जगह डिसिप्लिन है? तो बच्चों आप बता सकते हैं क्या? आपने देखा कि देयर इज डिसिप्लिन इन हेवनली बॉडीज, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ठीक है बच्चों, इस लाइन से आपको पता चलता है कि प्रकृति में हर जगह क्या है? डिसिप्लिन है। What does a well disciplined person always do? थोड़ी देर पहले आया है कि वेल डिसिप्लिन्ड पर्सन ऑलवेज डज हिज वर्क और हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। वो लाइन देखो आप, क्या कि सुअनुशासित व्यक्ति सदैव अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करता है। आगे, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो डिसिप्लिन इन द सोसाइटी? इफ देयर इज नो डिसिप्लिन इन द सोसाइटी, अगर समाज में अनुशासन नहीं होगा तो पीपल शेल डू व्हाट दे प्लीज, तो क्या करेंगे? लोग अपनी मनमर्जी करेंगे। एंड दैट मे बी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, और ये समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। और अंतिम सवाल देखेंगे बच्चों, हाउ कैन देयर बी पीस इन द सोसाइटी? समाज में शांति कैसे हो सकती है? इफ, देखो, देयर कैन बी पीस इन द सोसाइटी, समाज में शांति केवल तब हो सकती है इफ एवरीथिंग देयर इज विद ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। दुनिया में हर चीज अगर ऑर्डर और डिसिप्लिन में होगी, क्रमबद्धता यानी व्यवस्था तथा अनुशासन में होगी, तभी संसार में क्या कायम हो सकती है? तभी शांति कायम हो सकती है। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर अगर आप चाहो तो मैं लिखवा देता हूं, लिखो। लास्ट वाला जो है आप यूं लिख सकते हैं बच्चों, देखो सबसे पहले देयर से स्टार्ट करो, देयर, फिर मॉडल को इधर लाओ। देयर कैन बी पीस, there can be peace if everything there is in order and discipline, यानी हर चीज, हर वस्तु, हर कार्य अगर ऑर्डर और डिसिप्लिन में होगा, अर्थात व्यवस्था तथा अनुशासन में होगा, तभी क्या हो सकती है? तभी जो है क्या हो सकती है? तभी बच्चों शांति हो सकती है। यही तो पूछा इसमें कि हाउ कैन देयर बी पीस इन द सोसाइटी, तो देयर कैन बी पीस, आइए चाहो तो ये भी लिख दो, इन द सोसाइटी इफ एवरीथिंग देयर इज इन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, यानी प्रत्येक वस्तु और कार्य, प्रत्येक वस्तु और कार्य, व्यापार अगर ऑर्डर और डिसिप्लिन में होगा तो क्या होगी? तब जो है सोसाइटी में पीस होगी, तब समाज में शांति होगी। इस तरीके से बच्चों ये पेसेज आपका समाप्त हो गया है। और जो तीसरा वाला पेसेज है वो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो पेसेज, रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली, नीचे दिए हुए पेसेज को पढ़ो सावधानी पूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। बिलो बताया कई बार, बिलो अबाउ, और नीचे जो दिए हुए प्रश्न हैं उनका क्या करना है बच्चों? आपको उनका जवाब देना है। There is a story of a man who thought he had a right to do what he liked. One day, this gentleman was walking along a busy road, spinning his walking stick round and round in his hand, and was trying to look important. A man walking behind him objected, "You ought not to spin your walking stick round and round like that," he said. "I'm free to do what I like with my walking stick," argued the gentleman. "Of course you are," said the other man, "but you ought to know that your freedom ends where my nose begins." My nose begins. The story tells us that we can enjoy our rights and our freedom only if they do not interfere with other people's rights and freedom. मैंने बच्चों इसकी आइडियल रीडिंग की है, मैंने इसका आदर्श वाचन किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द सेंट्रल आइडिया और द जनरल आइडिया ऑफ द पेसेज। ये जो पेसेज है बच्चों, इसका क्या है केंद्रीय भाव, क्या है इसका मूल भाव, क्या इसका थीम प्रतिपाद्य, उसको आप एक बार समझने का प्रयास कीजिए और
2 मिनट का ब्रेक लेने के बाद में मैं आपको ये पेशेज पूरा करूंगा। ओके बच्चों। हाँ तो बच्चों, ये पेशेज जो है पेशेज 3 है। मैं इसको एक बार आप एक बार जो है इसकी जो क्वेश्चन है बच्चों उनको पहले देखें, ताकि हम उन लाइंस को अधिक फोकस करेंगे जिनमें प्रश्नों के संभावित उत्तर हों। ठीक है, तो देखो बच्चों, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। पहला है द जेंटलमैन वॉज वॉचिंग अलोंग ये उत्तर तो मिल गया आपको कि जो जेंटलमैन था वो चल रहा था किसके किनारे किनारे, अलोंग यानी बताया था आपको किनारे 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 किनारे। ठीक है बच्चों, जैसे देयर इज ए लॉन्ग क्यू ऑफ द ट्रीज अलोंग द रोड, सड़क के किनारे किनारे क्या है, पेड़ों की एक बहुत बड़ी पंक्ति है, पेड़ों की एक बहुत बड़ी कतार है। सैम एंड सोफिया मेड ए रोमांटिक वॉक अलोंग द बीच। सैम तथा सोफिया ने क्या किया कि जो समुद्र का किनारा है उसके किनारे किनारे उन्होंने एक रोमांटिक वॉक किया। एलोंग का मतलब होता है बच्चों किनारे किनारे, यानी लंबाई के समानांतर, लंबाई के समानांतर। ओके, द मैन हु प्रोटेस्टेड वाज जिस आदमी ने विरोध किया वह कौन था। ओके, व्हाई वाज द जेंटलमैन ऑन द रोड, यानी वह भद्र पुरुष, वह सज्जन आदमी जो सड़क के ऊपर चल रहा था, सॉरी है ना, जेंटलमैन ऑन द रोड मूविंग हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड। वो जो भद्र पुरुष जो था बच्चों, वो सड़क के ऊपर अपनी जो वॉकिंग स्टिक है उसको गोल गोल क्यों घुमा रहा था। हु ऑब्जेक्टेड हिम, किसने उसका ऑब्जेक्शन किया, किसने उस पर आपत्ति ऐतराज किया। व्हाट आर्ग्यूड, व्हाट आर्ग्यूमेंट डिड द जेंटलमैन गिव, उस सज्जन आदमी ने कौन सा तर्क दिया। और अंतिम सवाल है, सॉरी छठा सवाल है, व्हाट डिड ही से इन रिप्लाई, उसने रिप्लाई में या जवाब में क्या कहा। और सातवां है, व्हाट डज द स्टोरी टेल अस, ये कहानी हमें क्या बताती है। तो हम देखते हैं बच्चों क्या कहानी है, दोबारा समझते हैं। देयर इज अ स्टोरी, एक कहानी है, ऑफ ए मैन, एक आदमी की
या एक आदमी के बारे में, ऑफ यानी अबाउट, या के बारे में, या की। देयर इज अ स्टोरी ऑफ ए मैन, एक आदमी की कहानी है। कौन से आदमी की कहानी है? हु थॉट, जो ये सोचता था। ही हेज, तो हेज को हेड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो बच्चों यहां पर क्या दिया हुआ है, हु थॉट दैट, इसमें दैट अंडरस्टूड है, इस लाइन में दैट अंडरस्टूड है बच्चों, और दैट को हिंदी में की बोलते हैं, जो ये सोचा करता था की। तो आपने क्या देखा, जो बच्चों दैट के पहले जो वर्ब आ रही है, रिपोर्टिंग वर्ब, वो क्या, थॉट, वो पास्ट टेंस में है, इसलिए आज हेज का हेड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है यानी फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी। और अगर मॉडल है, कैन का कुड, शैल का शुड, विल का वुड, और मे का माइट हो जाएगा। आप जानते हैं इन चीजों को। तो देयर इज अ स्टोरी ऑफ ए मैन हु थॉट, एक आदमी के बारे में कहानी है। हु माने जो, थॉट यानी सोचा करता था, दैट, इसमें दैट नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं, समझो आप। दैट का मतलब क्या होता है, कि वह ये सोचा करता था कि ही हैड ए राइट, कि उसे अधिकार है। राइट माने बच्चों क्या होता है, अधिकार। आप कहोगे अगर राइट यानी सही होता है, मैं भी कहता हूं कि राइट यानी सही होता है, लेकिन फिर ये कैसे आ गया? आप जानते हो बच्चों, सही तो क्या है, सही तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले तो आर्टिकल आता ही नहीं है। नो नाउन नो आर्टिकल वाला नियम याद है। तो यहां पर बच्चों ये नाउन का काम कर रहा है, राइट, और यह इसका मीनिंग अधिकार या हक है। तो हु थॉट, वो जो ये सोचा करता था, ही हैड ए राइट टू डू, ही हैड ए राइट टू डू व्हाट ही लाइक्ड, व्हाट यानी जो कुछ भी वह लाइक करे, जो कुछ उसे पसंद आए, जो उसे अच्छा लगे, वह करने के लिए वह स्वतंत्र है। यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जो ये सोचा करता था कि उसे जो अच्छा लगे वह सदैव अपनी मन मर्जी करने के लिए, अपनी उच्छृंखलता करने के लिए स्वतंत्र है। एक आदमी ऐसा सोचा करता था। तो वॉट एवर ही लाइक्स, तो लाइक्स को बच्चों ने किस में बदल दिया, लाइक्ड में बदल दिया। और वाट का मतलब क्या है, जो। वाट का मतलब जो है बच्चों, वाट यानी क्या नहीं है। अगर क्या होता तो पहली बात तो वाट के ठीक बाद क्या आती, सहायक क्रिया आती, हेल्पिंग वर्ब आती। और दूसरी बात, अंत में फुल स्टॉप नहीं आता, अंत में क्वेश्चन मार्क आता। वाट यहां पर बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। व्हाट यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। देयर इज अ स्टोरी ऑफ ए मैन, एक आदमी की, एक आदमी की कहानी प्रचलित है, ठीक है। हु थॉट दैट, जो ये सोचा करता था, ये डे राइट टू डू व्हाट ही लाइक्ड, कि उसे ये करने का अधिकार है जो उसको पसंद आए, यानी जो उसको अच्छा लगे ऐसा करने का उसे हक है। वन डे, एक दिन, दिस जेंटलमैन वाज वॉकिंग अलोंग द बिजी रोड, एक दिन यह सज्जन व्यक्ति एक बिजी रोड के किनारे, किनारे बिजी यानी क्या होता है बच्चों, व्यस्त, और रोड यानी मार्ग, एक व्यस्त मार्ग के किनारे किनारे उसकी लंबाई के समानांतर ये चल रहा था। पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया है आपको, पहला प्रश्न यही तो था। तो देखो, वन डे, एक दिन, दिस जेंटलमैन वाज वॉकिंग अलोंग ए बिजी रोड, एक दिन ये भद्र पुरुष या ये सज्जन व्यक्ति, वाज वॉकिंग पास्ट कंटिन्यूअस है, ये चल रहा था, पैदल चल रहा था, अलोंग माने किनारे किनारे, बिजी रोड एक व्यस्त मार्ग के किनारे किनारे चल रहा था। स्पिनिंग हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड इन हिज हैंड, स्पिनिंग हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड इन हिज हैंड, अर्थात अपनी चलने की छड़ी को, छड़ी के सारी चल रहा था। वॉकिंग स्टिक का मतलब होता है चलने वाली छड़ी, तो यह अपनी चलने वाली छड़ी को अपने हाथ में गोल गोल घुमाते हुए चल रहा था। स्पिन यानी होता है बच्चों घुमाना, राउंड एंड राउंड यानी गोल गोल, और वॉकिंग स्टिक का मतलब होता है, वॉक मानी चलना, स्टिक मानी छड़ी, वॉकिंग स्टिक का मतलब चलने वाली छड़ी। वॉक में आईएनजी जोड़ा गया है बच्चों, और नाउन के पहले इसका प्रयोग किया गया, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि लाइफ इज ए वॉकिंग शेडो, जिंदगी एक चलता फिरता साया है, जिंदगी एक चलती फिरती छाया है। तो वॉकिंग स्टिक, ही वॉज स्पिनिंग हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड इन हिज हैंड, और वह अपने हाथ में अपनी छड़ी को, अपनी घूमने वाली छड़ी को गोल गोल घुमाए जा रहा था। एंड ही वॉज ट्राइंग टू लुक इम्पोर्टेंट, और वह कोशिश कर रहा था अपने आप को इंपॉर्टेंट दिखाने की, वह अपने आप को मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन दिखाने की, वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन दिखाने का प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था। ए मैन वॉचिंग बिहाइंड हिम ऑब्जेक्टेड, एक दूसरा आदमी जो उसके पीछे पीछे चल रहा था, बिहाइंड यानी पीछे, ए मैन वॉचिंग बिहाइंड हिम यानी एक आदमी जो, एक दूसरा आदमी जो उसके पीछे चल रहा था, ये ऑब्जेक्टेड, उसने विरोध किया। एक आदमी जो उसके पीछे चल रहा था ने विरोध किया, उसने नहीं, एक आदमी जो उसके पीछे चल रहा था ने विरोध किया। ठीक है बच्चों, यू क्या कहा उसने, यू ओट, आप जानते हो ओट एक मॉडल होता है बच्चों, ओट टू, इधर देखेंगे आप, ओट टू, ये एक मॉडल है।
और इस मॉडल का मतलब जानते हो क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों चाहिए। क्या कहते हैं इसको? चाहिए। किसके लिए प्रयोग होता है ये मोरल ड्यूटी बताने के लिए। मोरल, ये किसी व्यक्ति को उसका नैतिक कर्तव्य बताने के लिए ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं कि यू ought to respect your teachers, तुम्हें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। You ought not to make noise in the class, you ought not to make a noise in the class, आपको कक्षा में शोरगुल नहीं मचाना चाहिए। तो ought का मतलब चाहिए होता है और ये मोरल ड्यूटी के बारे में बताता है। एक बात ये भी है बच्चों कि ought के स्थान पर should का प्रयोग भी किया जा सकता है और should का मतलब भी चाहिए होता है, और स्वयं के हित में दी जाने वाली सलाह के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम should का प्रयोग करते हैं। ought to and should are the interchangeable models, अर्थात ये दोनों मॉडल्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के एवज में किया जा सकता है, ऑप्शन में नहीं होने पर। आगे बढ़े। You ought not to spin your walking stick round and round like that. Like that का मतलब होता है उस तरह। That माने उस, और like यानी क्या होता है? तरह। आपको अपनी वॉकिंग स्टिक को उस तरह से गोल गोल नहीं घुमाना चाहिए। आपको अपनी वॉकिंग स्टिक को उस तरह से गोल गोल नहीं घुमाना चाहिए। He said, उसने कहा। तो उसने क्या जवाब दिया? आई एम फ्री टू डू वॉट आई लाइक विद माई वॉचिंग स्टिक। मैं अपनी वॉचिंग स्टिक के साथ जो चाहूं करने के लिए स्वतंत्र हूं। मैं अपनी वॉचिंग स्टिक के साथ, मैं अपनी घूमने की छड़ी के साथ कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूं। आप मुझे कहने वाले कौन होते हैं? देखो, आई एम फ्री टू डू वॉट आई लाइक विद माई वॉचिंग स्टिक। मैं अपनी वॉचिंग स्टिक के साथ में जो चाहूं करने के लिए स्वतंत्र हूं। आर्ग्यूड द जेंटलमैन, उस सज्जन आदमी ने तर्क दिया। तर्क दिया या कुतर्क दिया? मुझे तो लगता है कि उसने कुतर्क दिया। ये कोई अच्छा तर्क थोड़ी है। जब आप कोई गलत तर्क देते हैं तो उसे कुतर्क कहते हैं। तो बच्चों, उसने क्या कुतर्क दिया? उसने ये कुतर्क दिया कि मैं अपनी छड़ी के साथ कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूं। अरे भाई, आप अपनी छड़ी के साथ कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपनी छड़ी को घुमाओ, परंतु उस जगह तक ही तो घुमाओगे ना जहां तक दूसरा आदमी खड़ा नहीं है। अगर आपकी छड़ी किसी दूसरे आदमी को टच कर रही है, अगर आपकी छड़ी के कारण कोई दूसरा आदमी जो है डिस्टरबेंस हो रहा है, तो क्या आपको अपनी छड़ी को उस जगह तक ले जाने का अधिकार है? नहीं है। तो देखो बच्चों, उस दूसरे आदमी ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया कि बेशक आप अपनी छड़ी के साथ में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु आपकी स्वतंत्रता की सीमा वहां समाप्त हो जाती है जहां मेरी नाक शुरू होती है। अगर आपकी छड़ी से मेरे नाक पे लग गई तो फिर क्या होगा? वो आपकी आजादी नहीं है, वो आपकी स्वतंत्रता नहीं है, वो आपका हक नहीं। देखो, ऑफ कोर्स यानी बेशक यू आर, ऑफ कोर्स यू आर यानी बेशक आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। यू आर फ्री टू डू विद योर, यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू लाइक, वॉट यू लाइक विद योर वॉचिंग स्टिक। ये सच है कि तुम अपनी वॉचिंग स्टिक के मालिक हो और उसके साथ में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो। आपके पास कार है, आप अपनी कार के साथ कुछ भी करो, लेकिन आपको आपकी कार से हमें टक्कर मारने का अधिकार थोड़ी है। ये वो आदमी क्या बोलता है? ऑफ कोर्स यू आर, बेशक आप हैं। शेयर द अदर मैन, दूसरे आदमी ने कहा, बट यू ought to know that, परंतु आपको ये जानना चाहिए कि योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। जिस जगह मेरी नाक आ गई है, अर्थात मेरे शरीर का एनी ऑर्गन ऑफ माई बॉडी, एनी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर का कोई भी अंग जहां है, मेरा कोई भी शरीरांग है, वहां आपकी स्वतंत्रता आकर के समाप्त हो जाती है, क्योंकि वहां मेरी काया है। नेक्स्ट देखेंगे। द स्टोरी टेल्स अस दैट, ये कहानी हमें बताती है कि वी कैन एंजॉय अवर राइट्स एंड अवर फ्रीडम, कि हम अपने अधिकारों और अपनी आजादी का लुत्फ उठा सकते हैं। हम अपने अधिकारों और अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठा सकते हैं ओनली इफ, केवल तभी अगर, इफ दे डोंट इंटरफेयर, केवल तभी अगर वे दखलंदाजी नहीं करते हैं, वे हस्तक्षेप नहीं करते हैं विद अदर पीपल्स राइट्स एंड फ्रीडम। हम अपने अधिकारों और अपनी स्वतंत्रता का आनंद केवल उसी सीमा तक उठा सकते हैं कि अगर वे दूसरे लोगों की आजादी और दूसरे लोगों की आजादी और दूसरे लोगों की जो हक हैं, उनके अधिकार हैं, उनमें दखल न देते हों। तभी तक आप ऐसा करने के लिए आजाद हैं, तभी तक आपको ये हक है। आप चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक कि दूसरा आपकी आवाज से डिस्टर्ब नहीं होता है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी आवाज से कोई दूसरा डिस्टर्ब होता है तो वहां आपकी आजादी समाप्त हो जाती है, वहां आपका हक खत्म हो जाता है। क्लियर है बच्चों? देखो पहला सवाल क्या है। द जेंटलमैन वॉज वॉचिंग अलोंग ए
बी वाला पार्ट है बिजी रॉड। वो सज्जन आदमी एक व्यस्त मार्ग के किनारे किनारे चल रहा था। द मैन हु प्रोटेस्टेड वाज जिस आदमी ने विरोध किया था वो कौन था? कि वो जो पासर भाई होता है जो राहगीर एक जो है रास्ते चलता आदमी था। Why was the gentleman on the road moving his stick? Why was the gentleman on the road moving his stick? Moving his walking stick round and round. ये बताइए कि वह आदमी जो सड़क पर चल रहा था वह अपनी स्टिक को गोल गोल क्यों घुमा रहा था? He was spinning or he was moving his walking stick round and round because he thought that वो सोचता था कि he was free to do with his walking stick what he liked, कि वह अपनी वॉकिंग स्टिक के साथ में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। क्या सोचता था वह? ऐसा सोचता था कि वह अपनी वॉकिंग स्टिक के साथ में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा वह सोचता था। दूसरा सवाल, हु ऑब्जेक्टेड हिम? नहीं, हु ऑब्जेक्टेड हिम कहां है? अभी देखो, हाँ सही तो है। आगे वाला सवाल है, हु ऑब्जेक्टेड हिम? किसने उसका विरोध किया? द मैन वॉचिंग बिहाइंड हिम, एक आदमी जो उसके पीछे पीछे चल रहा था, या द अदर पासर बाई, एक दूसरा पासर बाई, एक दूसरा जो रास्ते चलता आदमी जो उसके पीछे चल रहा था, ऑब्जेक्टेड हिम, ने उसका विरोध किया। ये जो हु वाले सवाल है बच्चों, इसका जवाब देने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे हम कहते हैं कि हु किल्ड रावण, इधर देखना, हु किल्ड रावण, तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, ये पूरा उतारना यूं का हु को हटाओ, यहां लिखो राम किल्ड रावण। तो आपका ये जो प्रश्न किताब में आया है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे फुल स्टॉप लगा दो। तो यहां आप क्या करोगे? हु ऑब्जेक्टेड हिम, तो यहां क्या करोगे? हु को हटा के लिखो एन अनदर मैन वॉचिंग बिहाइंड हिम, एक दूसरा आदमी जो उसके पीछे चल रहा था, और आई उतार दो ऑब्जेक्टेड हिम। व्हाट आर्ग्यूमेंट डिड द जेंटलमैन गिव? उस जेंटलमैन ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया? उस जेंटलमैन ने बच्चों ये तर्क दिया, कुतर्क दिया, ही आर्ग्यूड दैट ही वाज फ्री टू डू व्हाट ही लाइक्ड विद हिज वॉचिंग स्टिक। उसने जवाब दिया कि वह अपनी वॉचिंग स्टिक के साथ कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। उसी तरीके से व्हाट डिड ही से इन रिप्लाई, आगे वाला प्रश्न है कि उसने रिप्लाई में क्या कहा, उसने जवाब में क्या कहा? तो बच्चों आपको कहना चाहिए कि रिप्लाइड दैट, उसने ये जवाब दिया कि द जेंटलमैन ought टू नो, उसने जवाब में ये कहा उस आदमी ने, उस पासर भाई ने, कि उस सज्जन आदमी को ये जानना चाहिए दैट इज फ्रीडम एंडेड वेयर इज नोज बिगैन, कि जहां उसकी नाक शुरू हुई वहीं उसकी आजादी खत्म हो गई, ऐसा उसने जवाब दिया। व्हाट डज द स्टोरी टेल अस? ये कहानी हमें क्या बताती है? तो बच्चों अंतिम लाइन देखो, आपके पेसेज में अंतिम लाइन लिखी है, द स्टोरी टेल्स अस दैट, ये कहानी हमें बताती है कि वी कैन एंजॉय अवर राइट्स एंड आवर फ्रीडम, कि हम अपने राइट्स और अपनी जो फ्रीडम है, अपनी आज़ादी है, उसको एंजॉय कर सकते हैं ओनली इफ, केवल तभी जब या अगर दे डू नॉट इंटरफेयर विद अदर पीपल्स राइट्स एंड फ्रीडम, जब वे अन्य लोगों के अधिकारों तथा उनकी आज़ादी में दखल न देते हो। इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि आपका ये जो पेशेज वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। राइटिंग स्किल्स में बच्चों लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल जो हैं उनके बारे में जितनी जानकारी है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, परंतु मेरे पास कुछ शिक्षक मित्रों के इस सिलसिले में फ़ोन आए हैं कि सर 3 दिन क्लास आपकी होती है। मैं उन विद्यालयों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाने वाले वरिष्ठ अध्यापक महोदय ऑलरेडी मौजूद हैं। तो उनके इस संदर्भ में मेरे पास फ़ोन थे कि सर 3 दिन क्लास आप लेते हैं, 3 दिन हम लेते हैं। समस्या ये तब आ जाती है जब जो पाठ हम पढ़ाते हैं उसी को आप दोबारा पढ़ा देते हैं। तो क्या बनाई जाए स्ट्रेटेजी, क्या हो इसकी रणनीति? उन सभी शिक्षक मित्रों के लिए मेरा ये मशवरा है कि जो कोर्स रीडर यानी जो आपकी मुख्य पुस्तिका है वो तो मैं पढ़ाऊंगा। दूसरी बात जो ग्रामर वाला पार्ट है वो भी मुझे ही पढ़ाना है, और केवल इतना ही क्यों, अगर समय मिला तो मुझे सब कुछ पढ़ाना है, परंतु फिर भी आपका पढ़ाया और मेरा पढ़ाया न टकराए, इसके लिए आप प्राथमिकता से कंपोजिशन वाला पार्ट पढ़ाएं। ग्रामर वाला पार्ट तो मुझे ही पढ़ाना है, कंपोजिशन वाला पार्ट आप पढ़ाएं, क्योंकि वो बोर्ड के ऊपर लिखा करके बच्चों को उतरवाने का समय देना यहाँ थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। और मुश्किल चाहे कितना ही हो, अगर समय मिला तो चीज़ें मुझे पढ़ानी है, परंतु हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि ग्रामर वाला पार्ट मैं पढ़ाऊंगा और जो मुख्य पुस्तिका है इनसाइट और उधर जो आपकी कौन सी है ना गोल्डन रेज, मेरा बोलो जो कोर्स रीडर वाली जो मुख्य पुस्तिका वो तो मुझे पढ़ानी है,
और रैपिड रीडर को आप पढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, आप ग्रामर में कंपोजिशन वाला पार्ट जो है वो पढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पढ़ाया और मेरा पढ़ाया न टकराएगा और न बच्चों का अमूल्य समय नष्ट होगा। तो आज की बात यहीं समाप्त और बाकी बात अगली क्लास में। नमस्कार।